जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 जिसका विवाद चल रहा है अभी भी, जो भारत सरकार की यूजीसी डिपार्टमेंट ने जारी किया, उसके बाद एक पक्ष तक आपत्ति रही, विरोध हुआ, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, पुराना रेगुलेशन इफेक्ट में आया स्टे करने के बाद में, और केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यूजीसी रेगुलेशन के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, मैं बहुत कुछ बोलना अब नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है जो मुझे आपके सामने रखनी है कि जब यूजीसी रेगुलेशन का विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 2-3 दिन के अंदर फाइल होने के बाद में उसकी सुनवाई हो गई, और सुनवाई होने के बाद में उसको स्टे भी कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट डेट पड़ी उसमें 15 अप्रैल को से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे संगठन ने, मैंने इन पर्सन यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगा रखी है पहले से ही, और वो भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम ये चाहते थे कि दलितों की आवाज़ भी सुनी जाए वहाँ पर, सिर्फ एक पक्ष की नहीं, भारत सरकार की नहीं, यूजीसी की नहीं, दलितों के लोग जो लीगल फील्ड में कम से कम अपने आप को थोड़ा बहुत समझ रखते हैं। मैं मानता हूं कि शायद थोड़ा बहुत समझ मुझे होगी क्योंकि मैं जज रहा हूं लीगल फील्ड में, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकें और बता सकें कि रेगुलेशन गलत है, सही है या क्या है। एक पक्षी कार्रवाई नहीं करने देंगे सुप्रीम कोर्ट में, कुछ भी हो जाए। हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रख के रहेंगे, इसीलिए मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है पहले से ही, पहली डेट, नेक्स्ट डेट से पहले ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, वो मुद्दा दूसरा था, नहीं हुई, वो मुझे पता है, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के संबंध में नॉन जेगी बेंच कुछ सुन रही थी, तो हमारा केस हियरिंग पर नहीं आ पाया। नेक्स्ट डेट उसमें अब लगी हुई है 14 मई की। मुझे नहीं लगता कि 14 मई को ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी अगर सुनवाई होती है तो हम अपनी आवाज़ को वहाँ बुलंद करें और रखें। देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत लंबे समय से ये बात देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लीगल फील्ड का होने की वजह से, कि दलितों की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ज़्यादातर पहुँच नहीं पाती है। मुझे नहीं लगता कि इस देश में 0.05% भी दलित इतने अमीर होंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस ले जा सकें। उनकी जितने भी केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाके मोस्टली ख़त्म हो जा करते नहीं, वहाँ भी बेचारे लड़ नहीं पाते हैं। तो ये स्थिति मैंने बहुत लंबे समय से देख रहा था, तो मैं चाहता था कि दलितों की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे। एक हमारा उद्देश्य ये भी है संगठन के बनाने का, अपनी नौकरी को छोड़ने का, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं और कर रहे हैं ईमानदारी के साथ में प्रयास। मैं एक बात और बता दूं कि जब मैं जज था उस वक्त भी मैं दिल्ली में जज रहा हूं, मैं दिल्ली से बाहर नहीं रहा। मैं दिल्ली जुडिशल सर्विस में अपॉइंट हुआ 2003 में, उसके बाद मैं 2016 में मैं दिल्ली हाई जुडिशल सर्विस में प्रमोशन हुआ, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज कैडर बोलते हैं, और 2024 में मैंने 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन के दिन मैंने वहाँ से BRS लिया। एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ब्रीफ बताना चाहूँगा कि 2014 में रिजाइन भी किया था, इसीलिए कि 2014 मोदी जी का काल था, मोदी जी सत्ता में आने वाले थे, लेकिन मैंने उससे पहले ही 14 अप्रैल को उस पर रिजाइन किया था, फरवरी में, लेकिन वो रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ। वो डेट अनदर एंगल, मैं इस पर जानना चाहूँगा। लेकिन यूजीसी रेगुलेशन और दुनिया भर के तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक केस और भी पेंडिंग है जिसमें यह है कि आरक्षण जो किस आधार पर SC ST को मिलना चाहिए, वो रिट भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक रिट और पेंडिंग है जो ये कहती है कि जो SC ST एक्ट जो बना हुआ है, उस एक्ट में एक धारा है, उसकी सज़ा आप जानते हैं क्या है? सिर्फ फांसी, उम्र कैद नहीं होती उस केस में। SC ST एक्ट का धारा इतना बड़ा है कानून का कि जिसको समझने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समझ की आवश्यकता है, क्योंकि 302 मर्डर केस है में उम्र कैद और फांसी 2 सज़ा होती है हमेशा, लेकिन SC ST एक्ट की धारा ये कहती है कि उसमें सज़ा सिर्फ फांसी होगी, उम्र कैद भी नहीं होगी। दैट धारा हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय द सम पर्सन इन द सुप्रीम कोर्ट। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में लोगों का कहना ये है, जो पिटिशनर हैं, दूसरे पक्ष के लोग गए हैं, कि धारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक है। हम उस केस में अभी पार्टी बनने की जल्दी ही अपने एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जिससे कि हमारी बात वहाँ सुनी जाए। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम रोड से कोर्ट तक काम करते हैं। ज़रूरत कोर्ट की इसीलिए आती है कि मैंने दलित समुदाय में लंबे समय से, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, बहुजन कह लें, दलित कुछ भी कह लें आप, SC ST OBC कुछ भी कह लें, मुझे ऐसा लगा बहुत लंबे समय से कि लीगल फील्ड में हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नौकरियों में नहीं, जो केसेस है उसमें भी करीब करीब बहुत कम है अपर लेवल पर। तो उसकी पूर्ति करने के लिए मुझे ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि हमें समाज के साथ बाहर आकर के जज बन करके नहीं, एडवोकेट कुछ और बनकर कुछ करने की आवश्यकता है, जिसकी मैं पूर्ति कर रहा हूँ।
जो यूजीसी रेगुलेशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, जैसे बताया, उन्हें स्टे कर दिया, आगे केसेस पेंडिंग है। हम फिर वादा करते हैं आप लोगों से कि हमारे बिना सुने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आवाज़ सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट आएगा, एक बात ध्यान रखें कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के समय स्वतंत्र है। जब न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रही है तो उस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जनता को न्यायपालिका के अगेंस्ट भी अपनी आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से सरकारों के खिलाफ या पार्लियामेंट विधानसभाओं के खिलाफ या पुलिस या प्रशासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाती है, वो समय मुझे लगता आ चुका है जब हमें न्यायपालिका के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की आवश्यकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज, अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर BR गवई साहब हमारे दलित समुदाय से आते हैं, उसके बावजूद भी जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के पास जाते हैं और वहाँ पे अपना जो भी करते हैं, इस तरीके से हमने ये भी देखने को मिला कि हमारे पहले जो CJI थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने भी भगवान से आशीर्वाद मांगा, प्रार्थना की, तब जाके राम मंदिर का जजमेंट दिया। आपको ये भी पता होगा कि उसी वक्त जो है जो CJ रंजन गोगोई साहब थे वो बाद में BJP में शामिल हो गए। तो बहुत सी चीज़ देखने को ऐसी मिल रही है जिससे ऐसा मैसेज समाज में, देश में जा रहा है, जजमेंटों के द्वारा नहीं, जजेज के जो आचरण हैं, जजेज जो जाकर के अलग अलग जगह पर जो अपनी स्पीच दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, उनकी कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसके बावजूद भी उस इश्यू पर अपनी बात को भारत समाज के सामने रखते हैं। ये पहले नहीं कभी होता था, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है। चंद्रचूड़ साहब को पता होगा, चीफ जस्टिस इंडिया आते तो प्रेस को जाकर के अपने रिटायरमेंट से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस में जाकर के अपनी बात रख रहे थे। ये भी आपको पता होगा जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता के सामने करी थी, जनता के सामने वो गए थे। अब देखिए ऐसा माहौल जो देश में बना हुआ है न्यायपालिका को लेकर के, कॉलेज सिस्टम की अलग कहानी है, जजों का अपॉइंटमेंट दूसरा इशू है, इतने सारे केसेस देश में चल रहे हैं, बस पूछिए मत। तो हालत बड़े हमारे देश के ख़राब हैं, ना कि एग्जीक्यूटिव, नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव, ना केवल विधायिका, जुडिशरी में भी बहुत हालत ख़राब है और करप्शन भी बहुत बड़े पैमाने पर देश में चल रहा है। तो हमें लगता है कि दलितों की आवाज़ भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में सुनी जाए, उनके सुनने के बाद ही उनसे रिलेटेड कम से कम जो इशू हैं तब अपना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने ऑर्डर पास करें, बिना सुने अपने ऑर्डर पास ना करें। तो जो UGC रेगुलेशन में अभी हुआ क्या है, इस कॉन्टेस्ट में नई बात है क्या? इसमें नई बात एक तो देखो यही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे केस को सुन नहीं रहा। भाई जब आपने 2-3 दिन के अंदर अगर स्टे कर दिया तो आप दोबारा सुन लीजिए, ऐसी प्रॉब्लम क्या है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हुआ ये है कि एक इंसिडेंट अभी हुई है केरल में। केरल के कन्नौज डेंटल कॉलेज है, उस कॉलेज में एक BDS का स्टूडेंट है नितिन राज, जिसका नाम है, दलित स्टूडेंट है, 23 साल की उम्र है, बहुत ही गरीब फैमिली से है और उसकी फैमिली इतनी गरीब है कि आप मेरा मजदूरी कुछ काम करते हैं। उसकी इच्छा थी कि मैं BDS डॉक्टर बनूँ, BDS में सिलेक्शन हुआ, एक प्राइवेट कन्नौज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई शुरू करता है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, लेकिन कुछ वहाँ लोग हैं जाति के आधार पर, जो टीचर्स हैं वहाँ के, जाति 2 टीचरों में खासतौर से नाम उनमें आया है, वो जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव करते हैं। उसके कलर के आधार पर, ब्लैक कलर था उसके आधार पर उसके भेदभाव करते हैं, जबकि संविधान हमारा जाति, कलर, सेक्स, लिंग सभी आधार पर भेदभाव मना करता है। लेकिन कॉलेजों में ऐसी स्थिति हो रही है तो उस लड़के ने क्या किया कि ऊपर से 30 बंची से कूद करके सुसाइड कर लिया और उसकी सुसाइड करके डेथ हो चुकी है। तो उस लाइट में आज के समय में समझने की ज़रूरत है कि दलितों पर एट्रोसिटी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। देखिए सुसाइड जनरल के लोग भी करते हैं, मैं एक बात और कह दूं, ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के लोग ही करते हैं, अंतर के लेकिन क्या है वो समझने की आवश्यकता है। जनरल के लोग सुसाइड करते हैं, उसमें मेन रीजन क्या होता है, बहुत से, लेकिन कास्ट रीजन नहीं होता। गरीबी हो सकती है, कोई प्रताड़ना हो सकती है, लेकिन कास्ट के आधार पर भेदभाव हुआ है, रीजन मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन दलित लोग जो सुसाइड कर रहे हैं उनका मेन रीजन है कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, ये समझने की, ये निश्चित डिफरेंस। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है। तो उस नितिन राज का केस को केरल में और पूरे देश में इसमें बहस छिड़ी हुई है कि UGC रेगुलेशन की कैसे आवश्यकता है और उससे आगे बढ़ के रोड विमुक्ति एक्ट की कैसे आवश्यकता है। देखिए रेगुलेशन तो रेगुलेशन होते हैं, उसका कुछ ज़्यादा प्रभाव भी नहीं होता, लेकिन जितना भी है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर रखा है। हम चाहते हैं कि उस रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट स्टे हटाए और उसको और कड़ाई के साथ उसको पालन किया जाए। इसके अलावा रोड विमुक्ति एक्ट भी बने। देखो एक्ट में रेगुलेशन में बहुत फ़र्क होता है, मैं आपको लीगल से बताने की कोशिश करता हूँ वो फ़र्क आकर है क्या। एक्ट जो पास करती है वो विधायिका पास करती है, रेगुलेशन कभी विधायिका पास नहीं करती। विधायिका मतलब लोकसभा राज्यसभा जहाँ पर हैं, या जब विधानसभा विधान परिषद वो पास करती हैं। रेगुलेशन और रूल्स कभी भी विधायिका पास नहीं करती,
सरकार पास करती है, उसके डिपार्टमेंट पास करती है, डिफरेंस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम चाहते हैं कि रोहित वेमुला एक्ट बने, लोग पहले से चाहते हैं, डिमांड पहले से होती चली आ रही है इसकी, और रोहित वेमुला एक्ट कड़ाई के साथ देश में पालन हो, ये हमारी डिमांड है। जैसे अभी नितिन राज की डेथ हुई है, पहले रोहित वेमुला जैसे बहुत सारे दलित स्टूडेंट जाति के आधार पर भेदभाव की वजह से डेथ हुई है। मैं फिर रिपीट कर दूँ, अंतर समझिए, जाति के आधार पर भेदभाव की बात कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से सुसाइड हो रहा है। हम जनरल एससी का भी अगर जाति के आधार पर ना करके और आधार पर सुसाइड कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो जाति के आधार पर भेदभाव तो चल रहा है देश में, जो रोहित वेमुला की कहानी थी या जो भी है, उसके तहत हम आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। नितिन राज की जो इंसिडेंट हुई है उसको भी, ये जो फोटो लगा हुआ ऊपर रोहित वेमुला के साथ में, नितिन राज का ही फोटो है, जिसकी अभी कन्नौज मेडिकल कॉलेज में जिसके सुसाइड करके डेथ हो चुकी है। तो इस देश में हालात मेरे हिसाब से बड़े ख़राब हैं, सभी के हिसाब से, आपके लोगों के हिसाब से ख़राब होंगे। ये हालात मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2014 से ख़राब है, तब से तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो कास्ट एट्रोसिटी की इंसिडेंट बहुत पहले से चल रही है, अगर पहले चलने नहीं होती तो आर्टिकल 70 संविधान में नहीं होता। सिविल राइट्स एक्ट 1955 में बना हुआ है, SC एक्ट भी 89 में बना हुआ है। तो आप समझिए कि SC की एट्रोसिटी SC के आधार पर, जाति के आधार पर एट्रोसिटी होती है, वो पहले से चलने को नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में और उसकी तो तीव्रता बढ़ गई है, और सरकार अभी कोई ज़्यादा खास नहीं कर रही है। तो हमारी डिमांड ये है कि पूरे देश में UGC रेगुलेशन ही नहीं, उसके साथ उसी और कड़ाई के साथ कठोर बना करके लागू किया जाए, जिससे कि किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव ना हो पाए। उसी तरीके से उसको एक्ट में भी कन्वर्ट किया जाए, जिससे रोहित वेमुला एक्ट की जो नाम रखा जा सकता है, नाम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, रखा जा सकता है कोई भी नाम, लेकिन रोहित वेमुला एक्ट जैसा एक्ट बना करके, जिससे कड़ाई के साथ SC ST के साथ जो भेदभाव होता है, जिसकी सुसाइड करते हैं। आप ये सोचिए कि एक गरीब बच्चा बेचारा कहाँ से पैसे इकट्ठा करके, कैसे कैसे करके तो कॉलेज में पढ़ने के लिए कहाँ से कैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, उसके बाद में फिर जाति के आधार पर भेदभाव की भेंट चढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, वो सुसाइड कर लेते हैं। ये रुकना चाहिए। मोदी जी कहते हैं इस बात के लिए क्या हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे, जब लोग सुसाइड कर रहे हैं? विकसित राष्ट्र बनेगा, बन ही नहीं सकता। जाति के आधार पर भेदभाव चल रहा, बन ही नहीं सकता। तो ये जो UGC रेगुलेशन की जिसकी चर्चा हमने आज जिस कॉन्टेक्स्ट में, नितिन कॉन्टेक्स्ट में करी, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें आए दिन ये घटना देखने को मिल रही हैं। ऐसी घटनाएं रुकें या बहुत कम से कम हो, बहुत ही कम रेयर केस में हो, ऐसी कोशिश देश को, समाज को करने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात UGC रेगुलेशन के पक्ष में और रोहित वेमुला एक्ट को ही पारित किया जाना चाहिए, इसके पक्ष में आपके माध्यम से पूरी दुनिया और देश में हम लाना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ और बताते हैं हम आपको, कुछ इश्यू और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। बाकी बहुत सी बातें हैं जो हमारे लाखन जी हैं, हमारे ये बैठे उत्तम सिंह जी, कुछ बात है आपको दलित एट्रोसिटी की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बात मैं भी कहना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि एक अभी इंसिडेंट अखबारों में आपने देखा होगा, गाजियाबाद की एक इंसिडेंट अखबारों में रिपोर्टेड है, अभी 2 दिन पहले की घटना है। उसमें हुआ क्या है वो एक समझने की बात है। बाकी आपको ये लोग बताएंगे अपने तरीके से कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी जो वकील होता है वो SC का है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक जज पर गाजियाबाद के पे इल्ज़ाम लगाया है कि उसने जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया, और कोर्ट में ही जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करने की वजह से उसे पीड़ा पहुंची। उसने वो केस SC ST कमीशन में फाइल किया हुआ है। कबीर नगर गाजियाबाद का पुलिस स्टेशन है, वहाँ FIR करने के लिए भी फाइल कर रखा है। अब आप ये देखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील जो होता है जिस कोर्ट का, उसके आरोप ये हैं कि जज ने मेरे साथ में जाति के आधार पर जाति सूचक शब्द कहे और भी मुझे वहाँ प्रताड़ना की ओपन कोर्ट में। ये केस चल रहा है अपने आप में, और देखना चाहिए कि आगे इसमें हाईकोर्ट क्या करता है। एक चीज़ और भी है कि दलितों को, अभी एक इंसिडेंट आपने देखी कि मुरादाबाद में BJP का नेता था, उस BJP के नेता ने बाबा साहब की जो स्टैचू थी उसके साथ छेड़छाड़ करी। बाद में दलितों जब वहाँ पर आते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो उनके साथ मारपीट करी और 20, 25, 30 घरों को तोड़ा गया और उसमें उनके मारपीट करी गई। वो केस के FIR हो गई है और चल रहा है। तो बहुत सारे बड़े पैमाने पर जो चीज़ें चल रही हैं देश में, उस चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि बताया कि आज बुलाई गई है। देखिए, मैं एक बात और कहता चलूँ, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, बाकी और साथी अपनी बात रखेंगे कि एक और इश्यू बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इश्यू क्या है? वो इश्यू है आरक्षण, रिजर्वेशन। किस में? प्रमोशन में आरक्षण। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रमोशन में आरक्षण का कानून संविधान में 16(4) आर्टिकल है, उसके बावजूद भी देश के करीब करीब मुझे लगता है कि 80-90% राज्यों में प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो चुका है। आखिर ऐसा क्यों है?
हम क्या SC ST के लोग, क्या आपने चीफ सेक्रेटरी के पद पर किसी में देखे हुए हैं? क्या आपने DGP के नज़र आपको आ रहे हैं पूरे देश में? या आप बड़े जितने भी पदेज हैं जो IAS में होते हैं या सिविल सर्विस में हुआ करते हैं, आपको कहीं टॉप लेवल पर नजर ही नहीं आने वाले? तो उसके लिए प्रमोशन का आरक्षण की आवश्यकता थी। और प्रमोशन में आरक्षण कोर्टों ने, ये सरकार ने खत्म नहीं किए। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोर्टों ने खत्म किए हैं। सरकार ने तो लॉ बनाया था, कानून बनाया था, रूल्स बनाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों ने पूरे देश के करीब करीब 90-80% शायद राज्यों से उसे असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया है। और बाद में फिर किसी भी राज्य सरकार ने ये नहीं समझा कि हम दोबारा कानून बनाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहे हैं कि इसमें कुछ कमियां हैं तो कमी दूर कर लें। ये काम किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने बहुत पहले। तो आंध्र प्रदेश में वो कानून, ये प्रमोशन आरक्षण चल रहा है, बाकी पूरे देश में खत्म हो चुका है।